बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कुछ वीलॉग्स आप नहीं देख सके। उसकी वजह यह है कि मैं बीमार हो गया था यहाँ दियार गैर में, और इधर बीमार होने का पता चलता है वैसे बंदे को, क्योंकि तन्हाई है, कोई ऐसा नहीं है कि या मेरे साथ मेरी फैमिली वाले हों, या दोस्त अहबाब हों, या रिश्तेदार हों, या मेरी टीम के लोग हों। पाकिस्तान में तो बीमार होकर मौजें लग जाती थी, सारे आ जाते हैं मिलने के लिए, पता ही नहीं चलता कि बंदा बीमार हुआ है, और बातों बातों में दवाइयों में ठीक हो जाता है बंदा। देसी टोटके भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ दियार गैर में पता चलता है बंदा बीमार हो तो 2 दिन में लग पता गया। गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बुखार कम ही नहीं हो रहा था, और अपनी खिदमत भी खुद ही करनी पड़ी है। एक दोस्त है तो वो बेचारा बार बार मुझे करता रहा, देखता रहा, मैं बता भी नहीं सकता, उसकी भी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। बहरहाल अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि नागा ना हो और इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाऊँ, और जो मेरा वीलॉग है वो आता रहे मुस्तकिल। लेकिन इस बीच में मैंने एक और चीज़ अभी नोट की, सोशल मीडिया में देख रहा था कि मेरे ऊपर बाकायदा प्लान्ड अटैक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ये वो ट्रोल्स कर रहे हैं जिनको मरीम नवाज़ ने भर्ती किया, या जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, या कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दानश्वर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मेरे से इख्तलाफ है। तो सबको तो मैं एक एक करके जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं चंद चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला सवाल ये उठाते हैं कि मैं पाकिस्तान से क्यों चला गया। मैं तो ये कहता था मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहता, और मैं तो कहता था कि मैं टक्कर का बंदा हूँ। तो एक तो मैंने जब ये कहा कि आपको पहली मरतबा टक्कर के लोग मिले हैं, मेरा अपने लिए दावा नहीं था, मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात कर रहा था, उसको निकाल कर सुनो। और वाकई टक्कर के लोग मिले हैं जिनको आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, और जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है, और अभी तक दे रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। जो लोग मेरे साथ काम करते रहे गुज़िश्ता 15-20 साल से, उनसे मिलकर आप पूछ लें कि इमरान रियाज मौत से डरता है, तो वो आपको सारे गवाही देंगे कि हमने इस आदमी की तरह किसी को इतना डर नहीं देखा। जो लोग मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फील्ड में जाते रहे, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, वो गवाही देंगे कि इस आदमी को हमने मौत से डरते हुए नहीं देखा। बल्कि वो आपको ये भी कहेंगे कि हमने इतना नठारा आदमी भी नहीं देखा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, कोई अपनी वैसे तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन सच बोल रहा हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं था, लेकिन मैं ये लड़ाई जीतना चाहता हूँ, और मैं ज़िंदा रहकर इस लड़ाई को जीतते हुए खुद को देखना चाहता हूँ। मैं ये लड़ाई जीतूंगा, मैं इनको शिकस्त दूंगा आप सबके साथ मिलकर। मेरा रब मेरी मदद करेगा। मेरा मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क ऐसे चले कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग चंद दूसरे लोगों के साथ बैठकर बंद कमरे में फैसला कर लें कि हमने मुल्क को ऐसे चलाना है, और ये मुल्क को उस तरफ मोड़ दें। मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन बार बार नहीं हो सकती। कल अगर हमें नहीं पता था, या हम लाइलम थे, या हम लापरवाह थे, या हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं था, तो आज है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे रब ने हमारी आंखें खोल दी हैं, और अब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं इस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, इस लड़ाई को छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से, और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो लड़ाई को छोड़ूंगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, कल क्या होगा मेरा रब जानता है, लेकिन मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं, और जिंदा रहकर जीतना चाहता हूं। मुझे अपनी लाश गिद्धों के हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे भी शहीद अशरफ शरीफ की तरह शहीद होकर साबित करना पड़ेगा कि मैं मुहब्बे वतन हूं, या मैं मुल्क का गद्दार नहीं हूं? मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा। और जहां तक बात है पाकिस्तान से आ जाने की, तो किसी का दिल नहीं करता। मैंने अपना पूरा ख़ानदान दरबदर करवा दिया है। हम सारे रुल गए हैं, हर कारोबार बंद हो गया है, सारी खुशियां हमसे छिन गई हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसा वैसा कमाते हैं ये इसमें से, सोशल मीडिया में से। ये इतना सा पैसा है जितना नुकसान हमने बर्दाश्त किया है। जितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके चहीतों ने मुझे की है, कोई सोच भी नहीं सकता। बराह रास्त तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के जरिए मुझ तक पैगामात पहुंचाए गए, वो फिगर्स आप सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं। और जो लोग एक एक MNA खरीदने के लिए 70-70 करोड़ रुपया दे रहे होंगे, वो मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए क्या कर रहे होंगे, ज़रा सोचो इस बारे में, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, मुझे ये काम करना पड़ता है, इसमें से मैं पैसे भी कमाता हूँ कि मैं अपने बच्चों की तालीम जारी रख सकूँ, अपने ख़ानदान को खाना खिला सकूँ, अपना ख्याल रख सकूँ, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूँ, और बहुत सारे और लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनका ख्याल रख सकूँ। लेकिन मैंने जो खोया है वो इससे बहुत बड़ा है। मैं आज अपने मुल्क से बाहर पता नहीं कहाँ पड़ा हूँ, किस जगह पे ये छोटा सा कमरा है, यहाँ बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप इसको देख रहे हैं। तो मौत से नहीं डरता हूँ मैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीतना चाहता हूँ, और ख़ुद को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह हम इस लड़ाई को जीतेंगे। मेरे लोगों के शऊर की इज्तिमाई तौहीन जो की जा रही है, जो इज्तिमाई शऊर की तौहीन हो रही है मेरे लोगों की, वो ख़त्म होगी, और हम मिलकर इसे ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, जो मैंने आखिरी वीलॉग किया था उसमें मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इंतहाई काबिल एहतराम आलिम दीन है, उनके बारे में मैंने एक वीलॉग किया था कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी की जिन पे मुझे एतराज़ था, और मैंने उस पर वीलॉग किया तो उनका एक पैगाम मुझ तक पहुंचा। एक तो उन्होंने कहा कि ये क्लिप कुछ पुराना है, नया नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। यानी उनके जो अफकार हैं जो इस
क्लिप के अंदर वो जो बोल रहे हैं बातें, वो आज भी उन पे कायम है। और वो पुराना क्लिप, वो कह रहे हैं कुछ अर्सा पुराना है, लेकिन वो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, वो इन बातों पे आज भी खड़े हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है, यानी ये दो चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं। इद्दत वाले मामले में उन्होंने कोई बात की है, मैंने वो क्लिप मंगवाया, मैं देखूंगा, फिर उसके ऊपर बात करूंगा कि इद्दत वाले मामले पे क्या उन्होंने वाकई उस तरह आवाज़ उठाई जैसे पूरे पाकिस्तान को तकलीफ थी। तो मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे हुई कि उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी और एक सियासी जमात को फितना करार देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। हालांकि माजी में वो खुद ये कहते रहे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, ये इमरान खान ने पेड़ तो नहीं रखा हुआ, ये तो लोगों का रद्द-ए-अमल है। ये जो आपने बार बार लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती और जुल्म और जबर किया है, उसके नतीजे में अवामी रद्द-ए-अमल है ये। तो पहले आप उसको अवामी रद्द-ए-अमल करार देते थे, बाद में आपने उसको फितना करार दे दिया। ये सवालात इसलिए मैंने उठाए थे। लेकिन अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे मौलाना तारिक जमील साहब हो, चाहे दीगर उलमा इकराम हो, मौलाना तारिक मसूद साहब हो, बहुत सारे और आलिम दीन, मैं नाम सबका ले नहीं सकता, इलियास कादरी साहब हैं या मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं या और बहुत सारे उलमा हैं, मैं सबके नाम जिनके रह जाएंगे मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा, बल्कि कभी कोई मैं फंस जाता था किसी मसले में तो मैं उन्हें फ़ोन भी कर लेता हूँ, वो बड़े मेहरबान है, वो फ़ोन सुन के मुझे उस मसले का हल भी बता देते हैं। मैं उन्हें जब कहता हूँ कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये बात समझ नहीं आ रही, या इस आयत में मैं फंस गया हूँ, या इस हदीस के अंदर मुझे थोड़ा आप समझा दें, तो इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब वो इतने मोहतरम इंसान है और इतने मेहरबान है कि वो फिर मुझे बताते हैं कि इसको आप इस तरह पढ़ें और ये वो हालात हैं जिनके तनाजुर में ये आयत नाजिल हुई थी या ये हदीस नाजिल हुई थी। तो वो भी बड़े मेहरबान है और बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। तो उसी तरह मेरे लिए सारे मोहतरम है। लेकिन अगर आप एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, इवन गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में इस जमात के साथ वाबस्ता हैं, जब आप उसको टारगेट करेंगे तो फिर लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म्स को गैर सियासी रखा जाए, बस ये मेरी सिर्फ गुजारिश थी। बहरहाल देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। नंबर 2 जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने, ये खबर है जी, और ये बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक क्लेम किया आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मैंने जब बार बार पूछा कि गोली क्यों चलाई इस बारे में, तो आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि 26 नवंबर को हमने गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म से हुआ। वफाकी हुकूमत ने 245 के तहत फौज बुलाई थी। ये कानून की शिक है जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट फौज को बुला सकती है कि आए और आकर चार्ज संभाल लें अमन व अमान के लिए। हम वफाकी इदारा है, इसलिए जो कुछ हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ। इसमें एक तो पैगाम आपने सुन लिया आर्मी चीफ का, मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये होने क्या जा रहा है। ये बहुत बारीक काम हुआ है। अली अमीन गंडापुर के जरिए से ये पैगाम कौम तक पहुंचाया गया। ये एक पैगाम नहीं है, ये एक डिफेंस है जो तैयार हुआ है। पहले पैगाम दोबारा सुन लें। आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि 26 नवंबर को हमने गोली नहीं चलाई, जो कुछ हुआ वो वफाकी हुकूमत के हुक्म से हुआ। वफाकी हुकूमत ने 245 के तहत फौज बुलाई थी। हम वफाकी इदारा है, इसलिए जो कुछ हुआ वो हुकूमत के कहने पर हुआ। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ का पैगाम कौम को पहुंचा दिया। इसमें एक तो आर्मी चीफ ने खुद को बरी जिम्मा कर दिया। उन्होंने पहले तो ये कंफर्म कर दिया कि गोली चली थी, ये तो तस्लीम हो गया। वो कह रहे हमने नहीं चलाई लेकिन हुकूमत के कहने पर चली। ये जो कुछ भी हुआ हुकूमत के कहने के ऊपर हुआ है। तो इसलिए जितने लोग भी पहले ये कहते रहे कि गोली नहीं चली या गोली चली ही नहीं, किसी को लगी ही नहीं, वो सारे लोग अब शीशे में अपनी शक्ल देखें जाकर और कानों को हाथ लगाएं कि ऐसी उनकी लितराल हो गई है। ये अल्टीमेटली होना था। अब आर्मी चीफ ने कह दिया कि गोली तो चली लेकिन हमने नहीं चलाई, एक तो तस्लीम कर लिया। दूसरा, उन्होंने खुद को बरी जिम्मा कर दिया कि जनाब मैं तो हुकूमत के अंडर में काम करता हूं, 22वें ग्रेड का ऑफिसर हूं और 245 के तहत वज़ीर आज़म को इख्तियार है, उसने बुला के मेरे बंदे खड़े कर दिए वहां पे और हुकूमत ने जो ऑर्डर दिया उसके ऊपर फौज ने अमल दरामद कर दिया। तो हमारे तो सिर्फ हाथ और उंगलियां थी, असल काम तो हुकूमत ने करवाया है। ये आर्मी चीफ ने अपने आप को क्लीन चिट दिलवाई है एक तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को कहकर। फिर अब एक इसको और एंगल से देखिए कि जो शख्स अवाम को लीड करके लाया था, अली अमीन गंडापुर लोगों को लीड करके लेकर आए थे ना खैबर पख्तूनख्वा से, जिन लोगों के ऊपर गोली चली है, एक्चुअली जो इन सारे मामलात का मुद्दई है वो अली अमीन गंडापुर को होना चाहिए, क्योंकि गंडापुर साहब सबको लेकर पहुंचे थे डी चौक। तो उसमें जिस आदमी ने लीड किया उस आदमी को मुतमईन कर दिया आर्मी चीफ ने कि जनाब मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये इस वक्त स्टेटमेंट क्यों आया। मैंने आपको बताया था आज से 1-2 दिन पहले कि बरतानिया में और अमेरिका में यह मामला बड़ी शिद्दत से उठाया जा रहा है और यूरोपीय यूनियन में भी। मैंने आपको यह भी बताया था कि गवाहियां पड़ गई हैं जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनकी। मैंने आपको यह भी बताया कि एक जख्मी पहुंच भी गया है। मैंने आपको यह भी बताया कि बाकी जख्मियों के बयानात भी हो गए हैं और यह सारा काम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मदद के बगैर किया है। अब ये अगर सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करके देखें तो पाबंदियां लगने वाला मामला उसको करीब लाया जा रहा था या कानूनी कार्रवाई करने वाला मामला।
ये एक यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन भी होती है। अब इस मामले में यहां मुकदमा हो सकता था। अब इसमें आर्मी चीफ के हवाले से जब भी कोई मुकदमा करने की कोशिश की जाएगी तो अली अमीन गंडापुर साहब की या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उसकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगी। मेरी बात आप याद रखिएगा कि ये सारे लोग जो जख्मी हुए हैं ये अली अमीन गंडापुर साहब के साथ गए थे एहतजाज करने। ये सारे लोग अपना केस तो बिल्डअप करेंगे, लेकिन सेम टाइम में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या अली अमीन गंडापुर साहब इस सारे मामले को ये कह देते हैं कि वफाकी हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है और इसमें फोर्सेस का कोई कसूर नहीं है, तो आर्मी चीफ को इसमें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा स्मार्ट मूव है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि उन्होंने कम से कम आर्मी चीफ की हद तक इस केस को डिफ्यूज करने का बंदोबस्त किया है। इस पर अली अमीन गंडापुर साहब को अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए था कि वो क्या समझते हैं कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो किसे समझते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ का मौक़िफ़ ज़रूर बयान किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगली मरतबा उनके सामने जब जर्नलिस्ट आएंगे तो वो ये सवाल ज़रूर उनसे पूछेंगे कि क्या आप आर्मी चीफ की जो तौजीह है या उन्होंने जो आपको एक स्टेटमेंट दिया है आप उससे मुतमईन हो गए हैं और आप अपनी कानूनी कार्रवाई फिर किसके खिलाफ करवाना चाहते हैं, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं। अब नाज़रीन एक और ख़बर है और वो ख़बर क्या विजुअल्स हैं कि लाहौर में जश्न मनाया गया है। गुज़िश्ता रात को मेला मवेशियाँ था, यहाँ पे भी आर्मी चीफ और मरीम नवाज़ को एक साथ देखा गया। ये बार बार क्यों हो रहा है, इससे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। नंबर एक सॉफ्ट इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि एक सॉफ्ट इमेज बने, क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, जबर, इंसानी हुकूक की पामालियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं कि अब जो सॉफ्ट इमेज है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इस किस्म के इवेंट्स रखने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुसूसन आर्मी चीफ अपनी चॉइस बता रहे हैं कि पॉलिटिकली उनकी चॉइस कौन है। पाकिस्तान में और भी सूबे हैं और भी वज़ीर आला हैं, लेकिन आप तवातर के साथ इसी तरफ झुकाव देख रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये जो लोग खबरें देते हैं कि आर्मी चीफ बहुत इज्जत करते हैं मरीम नवाज़ की और बहुत ज़्यादा मरीम नवाज़ की तारीफ़ करते हैं और उन्हें लगता है कि ये वज़ीर आज़म लेवल का स्टफ़ है तो इसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत है ये अगर दोबारा वज़ीर आज़म भी बनाना पड़े मरीम नवाज़ को तो वो बना देंगे। तो ये उनकी विल को जाहिर करती है कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम क्या सोच रही है, कितनी तनकीद हो रही है और किस तरह की तनकीद हो रही है। अब वहाँ पे एक जश्न मनाया गया। किस मुल्क के अंदर जश्न मनाया गया? वहाँ पे 15-20 मिनट आतिशबाजी होती रही है और जश्न मनाते रहे हैं, म्यूज़िक चलते रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है ज़रा देखिए आप। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने जश्न मनाया, महंगाई बढ़ जाने का जश्न, जाली हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाने का जश्न, अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम के जरिए फतह करने का जश्न, पीका के जरिए मीडिया को तबाह बर्बाद करने का जश्न, इंसानी हकूक की पामालियों का जश्न, ख़वातीन की बेहुरमतियों का जश्न, चादर और चार दीवारी की तकद्दुस पामाल करने का जश्न, 9 मई और 26 नवंबर को इंसानों के कत्लेआम का जश्न, तारीख में कम तरीन सरमायाकारी आने का जश्न, मुल्क को मुकम्मल तौर पर IMF के सामने गिरवी रख देने का जश्न, हत्ता कि अदलिया तक को यरगमाल बना के IMF के सामने पेश कर दिया गया, इसका जश्न, तारीख के महंगे तरीन कर्जे लेने का जश्न, तालीम और सेहत का निज़ाम प्राइवेटाइज करके तबाह करने का जश्न, पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल क्रिकेट को मंजूर नज़र शख्स से तबाह करवाने का जश्न, आलमी करप्शन इंडेक्स में नए झंडे गाड़ने का जश्न, पार्लियामान पर कामयाब हमले करने का जश्न, आइन तोड़ने का जश्न, एक्सटेंशन लेने का जश्न, अरकान असम्बली के अगवा की नई मिसालें कायम करने का जश्न, बड़ी सनतों की पैदावार में लगातार कमी का जश्न, कपास की पैदावार 33% कम होने का जश्न, गंदम की काश्त में कमी का जश्न, किसानों की मुकम्मल तबाही का जश्न, 11 करोड़ का रंग पहली बारिश में बह जाने का जश्न, IMF की शराइत पर बेशुमार तरक्याती मंसूबे बंद कर देने का जश्न, बढ़ती हुई दहशतगर्दी का जश्न, बलूचिस्तान की सड़कों पर दंदनाते मुसल्ला हमलावरों का जश्न, DI खान, टांक, करक और वजीरिस्तान जाने वाले रस्तों पर नो गो एरियाज बनने का जश्न, सबसे तेज रफ्तार कर्जे लेने का जश्न, हुनरमंद और तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ छोड़ कर जाने का जश्न, अरबों डॉलर्स का सरमाया लगातार बैरून मुल्क मुंतकिल होने का जश्न, ओवरसीज पाकिस्तानियों की नाराजगी का जश्न, अवाम और फौज में बढ़ती हुई खलीज का जश्न। इन चीज़ों का जश्न मनाया गया पाकिस्तान में। ये सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ कि ये टैक्टिक्स कब इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगी मिलिट्री स्ट्रेटजीज। फौज जंग हार भी रही हो ना तो वो लगातार ज़राए अबलाग में यही कह रहे होते हैं कि हम बस जीतने वाले हैं, हम बस जीत रहे हैं, जीत बहुत करीब है। वो हमेशा ये साबित करना चाहते हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कि हम शिकस्त नहीं खा सकते। 1971 में भी यही हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ भी ऐसा ही करता रहा था, ज़ियाउल हक भी ऐसा ही करता रहा था।
उससे पहले वाले डिक्टेटर्स भी यही सब कुछ करते रहे थे और आज भी वही सब कुछ हो रहा है। यह साबित किया जा रहा है कि हमारे तो सत्ते ही खैरा है, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि इनके पांव उखड़ चुके हैं। ये पाकिस्तान की मईशत से लेकर पाकिस्तान की मुआशरत तक किसी एक चीज को भी संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी के अलावा और कुछ नहीं देख सके। नादरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये दो वीडियोस हैं, दोनों औरिया मकबूल जान साहब ने पोस्ट भी किए हैं और जो उन्होंने लिखा वो उससे ज्यादा अलार्मिंग है। एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि पाक फौज के जवान जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें पत्थर मार रहे हैं, अवाम लोग उन पर पत्थर बरसा रहे हैं और इसके ऊपर जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये मकबूल जान साहब लिखते हैं, ये बलूचिस्तान का शहर खुजदार है जो कराची कोयटा शाहरा के ऐन वस्त में वाक़ है। खुजदार अपने होटलों और रिहाइश गाहों की वजह से मशहूर था। चंद दिन पहले किसी फर्द को उठाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जॉइंट ऑपरेशन किया जिस पर निहत्ते अवाम पत्थरों से पल पड़े। इस वीडियो को अलहदगी पसंद अपने तरानों के साथ चला रहे हैं। ऐसे मनाजर कभी फ़लस्तीन वाले दिखाया करते थे। अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क पर रहम करो, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें खुद से जिंदा रहना आता है। एक और वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की, ये 3 वीडियोस हैं। ये देखकर तो मैं हैरान रह गया कि वाकई ये पाकिस्तान है, बिल्कुल नोगो एरिया बना हुआ है, दिन दिहाड़े का वक्त है। और ये साहब लिखते हैं कि ये सिब्बी से कोयटा की सड़क का बोलान पास है। 1980 से लेकर अब तक 45 साल के दौरान मैंने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि इतनी बेखौफी से सड़क पर ऐसा कब्जा हो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहरी के मुहाफिजों से भी असला छीन लिया जाए। इस सड़क के चप्पे चप्पे पर FC की पोस्टें और नाके हैं। आप ये विजुअल्स देखें, हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कॉपीराइट्स की वजह से, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे। आप औरिया साहब की पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुझे तो देखकर मैं हैरान रह गया कि हमारी तवज्जो किस तरफ है और मुल्क किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान के तमाम शोबों को तबाह किया गया है वहां क्रिकेट का शोबा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ये एक ऐसा शोबा है जिसे पाकिस्तानियों की बहुत दिलचस्पी थी। पाकिस्तानियों की शायद वाहिद इंटरटेनमेंट क्रिकेट और इंडिया के साथ मैच हुआ करता था जो बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट थी, वो भी पाकिस्तानियों से छीन ली गई है। यानी पाकिस्तान के साथ कभी माजी में ऐसा नहीं हुआ जो अब हो गया है। पाकिस्तान तमाम रैंकिंग के अंदर नीचे चला गया है। लगातार 3 टूर्नामेंट हैं जिनमें पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। पाकिस्तान सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बन गया है और ये पाकिस्तान के साथ तब हुआ जब पाकिस्तान खुद उस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था। कब तक मोहसिन नकवी वाली जिद को पूरा किया जाएगा? कब तक? और कितना नुकसान पहुंचाना है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के खेल को? ये फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि उन्हें पाकिस्तान बेहतर चाहिए या मोहसिन नकवी का मुस्तकबिल। नाज़रीन, इस वीलॉग को मैं यहाँ रोक देता हूँ। अगले वीलॉग में मज़ीद तफसीलात और चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।